नमस्कार सभी को, आपके अपने चैनल कंप्यूटर फॉर क्वांट के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार। और हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, और आज जो हमारा दिन है वो डे 17 क्रैश कोर्स कर रहे हैं हम यूजीसी नेट सेट एग्ज़ाम 2023 के लिए। उम्मीद है आप सभी वीडियो अच्छे से देख रहे होंगे। जिस तरीके से आपका रेस्पॉन्स मिल रहा है उस हिसाब से मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलता जा रहा है अच्छे अच्छे वीडियोज़, अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने कल पेजिंग वाला टॉपिक पढ़ लिया था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सेगमेंटेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेगमेंटेशन। पेजिंग के अंदर हमने देखा था कि जो हमारा प्रोसेस था उसके अंदर उसको हमने क्या कर दिया, पेजेस के अंदर डिवाइड कर दिया था। अब वही चीज़ है सेगमेंटेशन के अंदर, हम क्या करते हैं, प्रोसेस को सेगमेंट के अंदर डिवाइड कर देंगे बस। तो लिख लीजिए यहाँ पे, प्रोसेस इज नॉट डिवाइडेड इनटू pages, it is divided into segments। प्रोसेस को पेजेस के अंदर डिवाइड नहीं करेंगे, सेगमेंट्स के अंदर हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके अलग अलग जो भी प्रोसेसेस हैं बना देता हूँ मैं यहाँ पे आपके। ओके, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपके देखिए यहाँ पे मान लीजिए प्रोग्राम्स है, वहाँ पे कोई फंक्शन है F1, ये कोई और प्रोग्राम है जहाँ पे फंक्शन है F2, जहाँ पे कोई और प्रोग्राम है वहाँ पे फंक्शन हो रहा है F3। तो ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर हमने इनको डिवाइड किया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। और ये है आपकी क्या है, मेन मेमोरी। अब यहाँ पे क्या रहेगा आपके, नंबर ऑफ सेगमेंट्स। क्या रहेगा यहाँ पे आपके, नंबर ऑफ सेगमेंट्स। सेम उसी प्रकार से होगा 0 1 2 और सो होने से चलता रहेगा। और ये आपकी क्या हो जाएगी, सेगमेंट साइज। क्या हो जाएगी, सेगमेंट साइज। ओके, और हम जो इसका स्पेस बनाएंगे वो किस तरीके से बनाएंगे। ओके, जो हम इसका स्पेस क्रिएट करेंगे वो किस तरीके से होगा, देखिए लॉजिकल स्पेस वो होगा हमारा इसमें, ये हो जाएगा आपका सेगमेंट नंबर और ये हो जाएगा आपका सेगमेंट ऑफसेट। ठीक है, ये हो जाएगा सेगमेंट नंबर और ये हो जाएगा आपका सेगमेंट ऑफसेट। तो इस तरीके से हम इसको सेगमेंटेशन के अंदर डिवाइड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखिए, सेगमेंटेशन इज क्लोज टू यूजर पॉइंट ऑफ व्यू। सेगमेंटेशन किसके क्लोज देता है, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू। हम जो अच्छी तरह से जो समझ सकते, देखिए पेज का कंसेप्ट थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आती है, पर सेगमेंटेशन का आपको समझ में आ गया होगा। भाई ये पूरा फंक्शन एक सेगमेंट है तो यहाँ डाल दिया, ये दूसरा फंक्शन पूरा सेगमेंट है यहाँ डाल दिया, तीसरा फंक्शन इसको यहाँ डाल दिया, तो समझने में आसानी होती है। जबकि देखिए पेजिंग इज क्लोज टू सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू। सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू, सेगमेंटेशन किसके क्लोज है, यूजर के। जबकि पेजिंग का कंसेप्ट किसके क्लोज है, सिस्टम के। ओके, चलिए अब हम जो हमारा मेमोरी पार्टीशनिंग वाला जो टॉपिक था वो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो सर अब आगे क्या पढ़ने वाले हैं, आगे अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा फाइल स्ट्रक्चर। तो फाइल स्ट्रक्चर के बारे में हम फटाफट देख लेते हैं। क्या है हमारा फाइल सिस्टम, क्या है फाइल सिस्टम। ठीक है, फाइल सिस्टम क्या है, इज अ मेथड OS uses to store, is a method OS uses to store, organize and manage files and directories। ये सब तरीका है जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है, किसके लिए, जो आपकी फाइल है, डायरेक्टरीज को स्टोर, ऑर्गेनाइज और मैनेज करने के लिए। तो अब हम कहाँ आ चुके हैं, हम सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आ चुके हैं। वहाँ हम देखेंगे कि भाई फाइल है, डायरेक्टरी है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज रहती है। तो यहाँ लिखिए आप सम
कॉमन टाइप ऑफ फाइल सिस्टम। कुछ कॉमन टाइप है, मोस्ट पॉपुलर फाइल सिस्टम है, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। पहला है यहाँ पे फेट। कौन सा है? फेट। फुल फॉर्म क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल। क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल। ये जनरली यूज़ कहाँ किया जाता है? आपके विंडोज़ के अंदर। विंडोज़ के अंदर आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा फाइल एलोकेशन टेबल, है ना, फेट। फिर कौन सा है सर? NTFS। NTFS की फुल फॉर्म क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। NTFS का फुल फॉर्म क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ये कहाँ यूज़ किया जाता है? ये भी आपके विंडोज़ के अंदर यूज़ किया जाता है। पर FAT से एडवांस कैसे है? देखिए ये क्या करता है? इट सपोर्ट फीचर सच एज files and folder permissions, compression and encryption। ठीक है, फाइल एंड फोल्डर का परमिशन देता है, ये कंप्रेशन, इंक्रिप्शन, इस तरह के जो फीचर सपोर्ट करता है वो कौन सा? आपका NTFS। नेक्स्ट कौन सा है? तो उसको हम बोलते हैं EXT, एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। क्या है? एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। ध्यान रखना आपको इन सभी का। ये कहाँ यूज़ किया जाता है? लाइनेक्स और यूनिक्स में। कहाँ यूज़ किया जाता है? लाइनेक्स और यूनिक्स में। फिर जो नेक्स्ट आपका है इसी के अंदर वो है आपका HFS। क्या है? HFS। क्या है? हायरार्किकल फाइल सिस्टम। हायरार्किकल फाइल सिस्टम। और वो जो आपका है वो कहाँ आता यूज़ किया जाता है? मेक OS के अंदर। कहाँ यूज़ किया जाता है? मेक OS के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप। नेक्स्ट जो आपके फाइल सिस्टम है वो है आपके APFS। APFS की फुल फॉर्म क्या है? एप्पल फाइल सिस्टम। एप्पल फाइल सिस्टम। क्या है? एप्पल फाइल सिस्टम। A new file system introduced by Apple। ये क्या है? A new file system introduced by Apple for their Mac OS एंड iOS डिवाइसेस। तो ये 5 तरह के फाइल सिस्टम आपको ध्यान रखना है। ओके, इन फाइल सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ठीक है, तो जो फाइल सिस्टम है वो किस तरीके से यूज़ किया जाता है? फाइल सिस्टम को क्या होगा? यहाँ फाइल सिस्टम का नेम होगा और डॉट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? यहाँ पे एक्सटेंशन। क्या यूज़ करते हैं? एक्सटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट जो अब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास फाइल डायरेक्टरीज। क्या पढ़ने वाले हैं? फाइल डायरेक्टरीज। फाइल डायरेक्टरीज। अब फाइल डायरेक्टरीज क्या है सर? तो ये क्या है? कलेक्शन ऑफ फाइल ही है। क्या है? कलेक्शन ऑफ फाइल इज अ फाइल डायरेक्टरी। कलेक्शन ऑफ फाइल इज अ फाइल डायरेक्टरी। फाइल्स का जो कनेक्शन है उसे हम क्या बोलते हैं? फाइल डायरेक्टरी बोलते हैं। ओके, तो अब हम फाइल के अंदर इसके डायरेक्टरी के अंदर इसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ फाइल डायरेक्टरीज। टाइप्स ऑफ फाइल डायरेक्टरीज क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ फाइल डायरेक्टरीज। तो सर ये क्या क्या टाइप होते हैं और कितने तरह की होती है? तो देखिए यहाँ पे
फर्स्ट होती है आपकी यहाँ पे सिंगल लेवल। क्या होती है यहाँ पे? सिंगल लेवल। तो देखिए सिंगल लेवल का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके इस तरीके से डायरेक्टरी रहेगी, ये हो गई आपकी डायरेक्टरी। यहाँ पे इस तरह से मान लीजिए 1 2 3, और यहाँ पे डायरेक्ट कौन रहेगा? यूज़र की डिटेल, यूज़र कनेक्टेड है ना, ऐसे मान लीजिए यूज़र। ये कौन? नीचे वाली साइड आपके यूज़र्स, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3। तो डायरेक्टरी इसके बाद आपके क्या हो गई? यूज़र। इसे हम क्या बोलेंगे? सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम कभी भी सेम नेम की 2 फाइल नहीं रख सकते। ओके, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है? यूज़र कैन नॉट हैव सेम नेम फॉर 2 फाइल्स। किन्हीं भी 2 फाइल का सेम नाम नहीं हो सकता है। और दूसरी क्या है? हम ग्रुपिंग नहीं कर सकते, कांट ग्रुप। ओके, इसमें हम ग्रुप नहीं बना सकते। फिर इसीलिए इसका एक एडवांस जो स्ट्रक्चर है वो है 2 लेवल। ओके, आर्किटेक्चर 2 लेवल डायरेक्टरी। अब इसके अंदर कितने लेवल होंगे? आपके 2 लेवल होंगे। किस तरीके से होंगे देखिए आप, यहाँ पे वो जो होंगे आपके यहाँ पे सेम हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से। ओके, और ये हो जाएगा आपके यूज़र 1, यूज़र 2। अब इसको क्या कर सकते हो आप? यूज़र के अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर सकते हो। ये यूज़र 1 के लिए डायरेक्टरी, ये यूज़र 2 के लिए डायरेक्टरी, ये आपकी यूज़र 3 के लिए डायरेक्टरी। ये क्या होगी आपकी फिर से? मास्टर डायरेक्टरी। इसको हम क्या बोलेंगे? मास्टर डायरेक्टरी। मास्टर डायरेक्टरी क्या हो जाएगा? फिर फर्दर डिवाइड हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ डिवाइड हुई है, ये फर्दर क्या हो जाएगी? इस तरह से ब्रेक हो जाएगी, और यहाँ पे फिर इसकी क्या हो जाएगी? डायरेक्ट यूज़र्स, ये यूज़र्स इस तरीके से हट जाएंगे। तो अब इसके अंदर अब क्या फ़ायदा हो गया? अब आप सेम नाम के फाइल्स यूज़ कर सकते हो, है ना। ऑब्वियसली बात है, यूज़र ने देखिए मान लीजिए यहाँ पे यूज़र 1 ने यहाँ पे ए नाम दिया, यही नाम आप यहाँ पे भी दे सकते हो, ए नाम। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस आपको अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, पाथ नेम जरूर याद रखना है। पाथ नेम, अब आपको रास्ते का पता होना चाहिए कि भाई ए के पास पहुँचना तो कैसे पहुँचना है? यूज़र 2, फिर जो डायरेक्टरी यहाँ पे जो भी है XYZ, और इस XYZ के अंदर आपने वो फाइल रखी हुई है। आई बात समझ में? ये डायरेक्टरी, फिर डायरेक्टरी और डायरेक्टरी। तो इस ये जो लेवल इसे हम क्या बोलेंगे? यूज़र फाइल डायरेक्टरी। यूज़र फाइल डायरेक्टरी, ये है मास्टर डायरेक्टरी, ये यूज़र फाइल डायरेक्टरी। और फिर यहाँ पे क्या आ गया? आप यूज़र्स जो फाइल रखते हो ना, वो आ गए ना। तो इसमें पाथ नेम आपको पता होना चाहिए। लिखिए ड्यू टू लेवल देयर इज अ पाथ नेम फॉर एवरी फाइल। हर एक फाइल का क्या होगा? पाथ नेम होगा, क्योंकि अब हमारे लेवल क्या हो चुके हैं? बढ़ चुके हैं। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कितने तरह की डायरेक्टरी है। ध्यान रखना एग्जाम के अंदर यहाँ से 1-1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, मतलब 1 सेंटेंस का, है ना। 1-1 नंबर मतलब 2-2 मार्क्स का ही आएगा। खैर सेट नेट के अंदर तो ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्या आपके पास? ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी। देखिए ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी किस तरीके से होती है, हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये हो गया, यहाँ पे यहाँ पे वापस ये हो गया, ओके। और यहाँ पे और जैसे मान लीजिए ये हो गया, ठीक। यहाँ पे मान लीजिए 1 2, और यहाँ पे डायरेक्टरी है सबसे मास्टर ABC। फिर यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 2, मान लीजिए डॉग है, और यहाँ पे कैट है, और इसकी डायरेक्ट यहाँ पे फाइल है, और यहाँ पे ये इससे कनेक्टेड है। फिर क्या हो गई? ट्री लाइक हो गया ना, ट्री डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे मान लीजिए फिर डायरेक्टरी से ये कनेक्टेड है, तो यहाँ पे XYZ, और इससे फाइनली क्या हो गए? इनकी जो फाइल है उससे कनेक्टेड है।
सेम यहाँ पे हो जाएगा बी से, बी किसी और डायरेक्टरी से कनेक्टेड है, वो डायरेक्टरी फिर और किसी डायरेक्टरी से कनेक्टेड है, फिर मान लीजिए वो डायरेक्टरी फिर किसी फाइल से कनेक्टेड है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके अंदर 2 से ज़्यादा लेवल हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तो एफिशिएंट सर्चिंग क्या हो जाती है यहाँ पे आपकी, फास्ट हो जाती है, एफिशिएंट हो जाती है। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे अब ग्रुपिंग पॉसिबल है ना, ग्रुपिंग जहाँ पे सिंगल लेवल के अंदर नहीं हो रहा था वहाँ पे यहाँ ग्रुपिंग पॉसिबल है। और यहाँ पे जो पाथ है वो आपके एब्सोल्यूट पाथ भी हो सकता है और रिलेटिव पाथ भी हो सकता है। ठीक है, एब्सोल्यूट पाथ मतलब ये पाथ दे दिया तो ये का यही रहेगा, रिलेटिव मतलब मान लीजिए डायरेक्टरी को तोड़ के आपने यहाँ लगाया था तो फिर वो पाथ क्या बन जाएगा, रिलेटिव पाथ बन जाएगा, है ना, रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेंज होना। तो यहाँ पे 3 तरह की हमने डायरेक्टरी देखी, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, 2 लेवल और क्या हो गया, ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी। अब हम फाइल सिस्टम के अंदर नेक्स्ट हम चलते हैं, वो है हमारे फाइल एलोकेशन मेथड। क्या है, फाइल एलोकेशन मेथड, फाइल एलोकेशन मेथड। ओके, तो फाइल एलोकेशन मेथड के बारे में हमने DBMS के अंदर पढ़ लिया था, जो लास्ट वीडियो उसके अंदर मैंने पढ़ाया था। जब भी फाइल सेकेंडरी ड्राइव के अंदर स्टोर की जाएगी वो 3 तरीके से की जाएगी, कंटिन्यूस एलोकेशन, ओके, दूसरा हो जाएगा आपके लिंक्ड एलोकेशन, और तीसरा हो जाएगा आपके इंडेक्स्ड एलोकेशन। ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको डाटाबेस के अंदर इस तरह से बना के बताया था कि कंटिन्यूस एलोकेशन के अंदर जो मेमोरी सेव की जाएगी वो कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर जाएगी, ब्लॉक्स के अंदर। लिंक्ड के अंदर कैसे जाएगी बताइए आप मेरे को, यहाँ पे एक मेमोरी यहाँ सेव की जा सकती है, एक यहाँ की जा सकती है, एक यहाँ की जा सकती है। और इंडेक्स एलोकेशन के अंदर क्या होगा, एक आपका मेन इंडेक्स होगा, वो क्या उसके पास क्या रहेंगे, बाकी सभी जो फाइल जहाँ से है उसके क्या रहेंगे, रेफरेंसेस रहेंगे, पॉइंटर्स रहेंगे। तो इन चीज़ों को मैंने DBMS का जो लास्ट वीडियो है, DBMS लास्ट वीडियो वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं, वो सेम चीज़ है। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, डिस्क फ्री स्पेस मैनेजमेंट। क्या है, डिस्क फ्री स्पेस मैनेजमेंट। तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो डिस्क फ्री में स्पेस होता है ना, एक तो फील्ड होता है, ऑक्यूपाइड होता है, एक फ्री होता है। तो जो फ्री स्पेस है उसका कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके 2 तरीके होते हैं, एक होता है आपका बिट टेबल मेथड, बिट टेबल, और दूसरा तरीका होता है आपके फ्री ब्लॉक लिस्ट। बिट टेबल के अंदर हम क्या करते हैं, 0101 इस तरह के बिट का यूज़ करते हैं। ओके, मान लीजिए ये आपकी डायरेक्टरी है, 0101 इस तरह के बिट का यूज़ करते हैं। 0 डिटरमाइन करता है कि ये आपका जो स्पेस है ब्लैंक है, 1 डिटरमाइन करता है कि स्पेस आपका फुल है। फ्री ब्लॉक मेथड के अंदर क्या करते हैं, जब भी स्पेस आपके दिया जाएगा तो फ्री वाले जो ब्लॉक है वो क्या नीचे की ओर होंगे और जो ऑक्यूपाइड स्पेस है वो ऊपर की ओर होंगे। तो जब भी स्पेस ऑक्यूपाई किया जाएगा तो फ्री ब्लॉक से हम अलोकेट कर देंगे। ओके, तो ये 2 तरह के मेथड है डिस्क फ्री स्पेस मैनेजमेंट के अंदर, आपको बस ध्यान रखना है। अब आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, टॉपिक है आज जो हम पढ़ रहे हैं, उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट आ गया है वो है आप डिस्क शेड्यूलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्क शेड्यूलिंग। सर ये क्या होता है, तो इसमें आप लिख लीजिए पहले, द टेक्निक दैट OS यूजेस, द टेक्निक that operating system uses to determine which request to satisfy next, which request to satisfy next is called डिस्क शेड्यूलिंग। ओके, डिस्क शेड्यूलिंग, इसका मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, अभी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर है और जब भी रिक्वेस्ट आती है CPU की तरफ से कि भाई ये ब्लॉक चाहिए, ये नहीं चाहिए, या ये डेटा स्टोर करना है, ये नहीं करना है ना, जब भी वो डिमांड करता है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करें, डिस्क मूव करती है। अब डिस्क की
फैशन के अंदर मूव करेगी। क्या जो उसके नियर बाय डेटा है उसको पहले निकाल के देगी, या इसके सबसे दूर डेटा उसको निकाल के देगी, या जिस क्रम के अंदर रिक्वेस्ट आ रही उसी क्रम के अंदर डेटा निकाल के देगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़ने वाले हैं, और यहाँ से एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन आता है। ओके, तो आराम से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पे जो मैंने बना रखा है उसको मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। ओके, मेरे ख्याल से PDF इंपोर्ट होती है या नहीं। ओह शिट, अटैच फाइल PDF डाटा मैं देख लेता हूँ। मेरे ख्याल से तो PDF यहाँ ओपन होती है OneNote के अंदर। कि तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ ओपन होगी, कोई बात नहीं, यहाँ से हम कर लेते हैं इस PDF को ओपन। विथ माइक्रोसॉफ्ट एज। ओके, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ ना, जिससे आपको ये विजिबल हो जाएगा क्लियरली। ये ओके, आई थिंक इट इज़ विजिबल टू यू नाउ। मेरे ख्याल से आपको यह विजिबल है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा डिस्क शेड्यूलिंग। तो सबसे पहला डिस्क शेड्यूलिंग मेथड है वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसका मतलब जो पहले आएगा उसको पहले सर्व किया जाएगा। क्या है, सिंपलेस्ट परफॉर्म ऑपरेशंस इन ऑर्डर रिक्वेस्ट। जिस ऑर्डर के अंदर ऑपरेशन आया उसी क्रम के अंदर ऑपरेशन रिक्वेस्ट की जाएगी या सर्व किया जाएगा। नो ऑर्डरिंग ऑफ वर्क क्यू, नो स्टारेशन, एवरी रिक्वेस्ट इज सर्विस। स्टारेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। एग्जाम्पल से समझिए तो आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा। अ डिस्क क्यू विथ रिक्वेस्ट फॉर IO टू ब्लॉक एंड सिलेंडर। A disk queue with request for IO to blocks and cylinders 23, 89, 132, 42, 187 with disk head initially at 100। तो ये आपको दिया हुआ है। ओके, और यहाँ से आपको क्या निकालना है, टोटल सीक टाइम। क्या निकालना है, टोटल सीक टाइम। तो देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हमेशा आपको क्या बनाना है, इस तरीके से प्लॉट करना है ग्राफ, जहाँ पे आपको रेंज देनी है 0 से लेके जितना भी आपका मैक्सिमम नंबर हो। 187 है या तो 187 दे दिया। ओके, और आपको ध्यान रखना है कि अभी हम जो कर रहे हैं वो FCFS में कर रहे हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे दीजिए 0, 23, 42, 89, 100, 130, 187। और हमारा जो हेड है वो कहाँ पे, अभी 100 के ऊपर। ये ध्यान रखना, इनिशियली हमारा हेड 100 के ऊपर दे रखा है। ठीक है, तो किस तरीके से ये डिस्क एक्सेस की जाएगी। सबसे पहले कौन सी रिक्वेस्ट आई, 23। तो सबसे पहले किसको सर्व किया जाएगा, यहाँ पे देखिए 23 को। उसके बाद कौन सी रिक्वेस्ट आई, 89। कौन सी रिक्वेस्ट आई आपकी, 89। तो उसके बाद किसको सर्व किया जाएगा, यहाँ पे 89 को सर्व किया जाएगा। ओके, 23, 89। इसके बाद कौन सी रिक्वेस्ट आई, 132। फिर इसको किसको सर्व किया जाएगा, 132। फिर 42, फिर 42, फिर 187, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 187। तो यहाँ पे आपको सीक टाइम कैलकुलेट करना है। 100 और 23 के बीच में कितना सीक टाइम है, 77। 23 और 89 के बीच में कितना सीक टाइम है, 66। इन दोनों के बीच में 43। इस तरीके से आपको सीक टाइम कैलकुलेट करना है। और एग्जाम के अंदर आपको पूछा जाएगा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंदर सीक टाइम कितना आ रहा है। तो इसका सीक टाइम आ रहा है आपका 421। ओके, जो पहले आया उस ब्लॉक को हमने पहले सर्विस प्रोवाइड की है ना। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है शॉर्टेज सीक टाइम फर्स्ट। क्या हो जाएगा, शॉर्टेज सीक टाइम फर्स्ट। ये हमने शॉर्टेज जो फर्स्ट पढ़ी है ना, और OS के अंदर जो हमने पढ़ी थी इससे 2 वीडियो पहले है ना, उसकी तरह ही है। लाइक AJF सेलेक्ट द डिस्क IO रिक्वेस्ट that require the least movement of the disk arm from its current position regardless of the direction। ये क्या करेगी
इसकी करंट पोजीशन से इसको कम से कम किस साइड मूव करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे 10 मूव करना पड़ रहा है, यहाँ पे 12 मूव करना पड़ रहा है। सीक टाइम ये कैलकुलेट कर लेती है, तो इधर मूव करेगी, 10 की ओर मूव करेगी। डिसएडवांटेजेस क्या है, फिर देखिए यहाँ पे रिड्यूस टोटल सीक टाइम कंपेयर टू FCFS। ओके, FCFS के कंपेयर में इसको कम टाइम लगेगा। डिसएडवांटेज क्या है, स्टारवेशन इज पॉसिबल। स्टारवेशन हो सकता है एक ही साइड का अप्रोच आपको कम सीक टाइम दे रहा हो और दूसरी टाइप का अप्रोच आपको ज़्यादा सीक टाइम दे रहा हो। स्विचिंग डायरेक्शन स्लोज थिंग्स डाउन, नॉट द मोस्ट ऑप्टिमल। तो हम क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है 23, 89, 132, 42 और 187। हेड कहाँ है हमारा, वापस 100 के ऊपर। अब ये कैसे मूव करेगा, ऐसा नहीं कि भाई 23 पहले आया तो 23 को सर्व करेगा, नहीं। ये क्या करेगा, इसके पास जो भी सबसे पहले आपका ब्लॉक है उसको कैलकुलेट करेगा। तो 100 में से 89 गया तो 11। यही अगर आप 100 में से 32 माइनस करोगे तो क्या आएगा, आप 132 माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास 32। तो इन दोनों में से छोटा सीक टाइम कौन सा है, 11। तो सबसे पहले किसे सर्व करेगा, 89 को। फिर 89 में से 42 माइनस करेगा तो आपके पास कितना बच जाएगा यहाँ पे, मेरे ख्याल से 47। और 89 में से 132 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 43। तो यहाँ पे किसको सर्व करेगा, ये 132 को। ओके, अप्रोच समझ में आ गया। फिर आप 132 के आप खड़े हो जाइए और यहाँ से देखिए पास में कौन सा है, 187 में से 132 माइनस कीजिए और 132 में से 42 माइनस कीजिए। तो आप यहाँ देखोगे कि कम सीक टाइम किसका है, 187 का, तो इसको सर्व करेगा। इसके बाद 42 को सर्व करेगा और उसके बाद किसे सर्व करेगा, 23 को। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टोटल सीक टाइम निकाल सकते हैं। तो टोटल सीक टाइम इसका क्या हो जाएगा, देखिए 273। अगर हम FCFS से कंपेयर करें तो FCFS का तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, 421, जबकि शॉर्टेज जो फर्स्ट के अंदर जस्ट इसका आधा रह गया, आधा से थोड़ा ज़्यादा, पर ऑप्टिमल हो चुका है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्कैन एलिवेटर या लिफ्ट एल्गोरिथम। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, स्कैन एलिवेटर या लिफ्ट एल्गोरिथम। देखिए, गो फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड सर्विसिंग रिक्वेस्ट एंड देन बैक फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड सर्विसिंग रिक्वेस्ट। आपको बाहर से अंदर की ओर जाना है। क्या मतलब है सर इसका, ये जैसे आपका ये सिलेंडर है ना, डिस्क या सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर होता है ना, तो नंबरिंग ऐसे चालू होती है 0, 1, 2, 3 और इस तरीके से आउटसाइड चलती रहती है। तो यहाँ पे हमारी नंबरिंग कहाँ था कि 187। तो हमें कैसे जाना है, आउटसाइड से इनसाइड सर्व करना है, फिर वापस कैसे आना है, इनसाइड से आउटसाइड, और इसके बीच में जो भी रास्ते के अंदर जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको हमें सर्व करते हुए जाना है। तो आउटसाइड से इनसाइड जाएंगे, सबसे पहले क्या है 89, इसको सर्व कर दीजिए। 89 के बाद 42 सर, 42 के बाद 23 सर, इसके बाद हम इनसाइड से आउटसाइड जाएंगे। ठीक है, तो 0 से कहाँ जाएंगे, 132 और 187। इसका अगर आप सीक टाइम देखोगे तो आपके पास क्या आएगा, 287। क्या आ गया हमारे पास, 287। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सी स्कैन। सी स्कैन का मतलब क्या है, सर्कुलर स्कैन। सर अब इसका क्या मतलब है, स्कैन का मतलब तो समझ में आ गया, अंदर से बाहर की ओर, बाहर से अंदर की ओर। सर्कुलर स्कैन का क्या मतलब है सर, देखिए इसका क्या मतलब है, मूव्स इनवर्ड सर्विसिंग रिक्वेस्ट अंटिल इट रीचेस द इनरमोस्ट सिलेंडर। क्या करेगा, यहाँ से इनर वाली साइड रिक्वेस्ट जो भी आई है उन सबको प्रोसेस करता जाएगा जब तक वो लास्ट तक नहीं पहुँच जाए। जैसे ही लास्ट तक पहुँचेगा क्या करेगा, अब देन जम्प्स टू द आउटसाइड सिलेंडर ऑफ द डिस्क। ये क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ से जंप करेगा आउटसाइड सिलेंडर पे विदाउट सर्विसिंग एनी रिक्वेस्ट। बीच में किसी भी सर्विस को रिक्वेस्ट नहीं करेगा, उसकी रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं करेगा डिस्क की। ओके, और उसके बाद फिर से वापस कैसे मूव करेगा, आउटसाइड से इनसाइड। तो यहाँ पे फिर जो बच गई है सर्विसेज उनको वो रिक्वेस्ट प्रोवाइड करेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर स्कैन। आपको ध्यान रखना है, स्कैन का मतलब क्या है, लास्ट तक जाएगा ही जाएगा आउटसाइड से इनसाइड। पर सर्कुलर का मतलब क्या हो गया, जैसे ये पूरा सर्कल है, ये से कंप्लीट हो गया, फिर से ये शुरू से चलेगा। 0 है और यहाँ पे देख लिया आपका लास्ट है 199। तो 0 से ये गया आपके, ऐसे चलिए 199 से कहाँ गया, ये 0 की ओर खत्म हो गया। उसके बाद फिर से क्या आएगा, 199। तो ऐसे ही हो रहा है, 100 से गया 0, वापस कहाँ से जाएगा, 199 से। तो इसका जो सीक टाइम आ रहा है वो आ रहा है 366। नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम देखिए, लुक।
अब लुक देखिए थोड़ा सा अपग्रेड है, थोड़ा होशियार है, किससे? स्कैन से। लाइक स्कैन बट स्टॉप्स मूविंग इनवर्ड्स आउटवर्ड्स व्हेन नो मोर रिक्वेस्ट इन दैट डायरेक्शन एग्जिस्ट। ये क्या करेगा? ट्रैवल करेगा आउटसाइड से इनसाइड और इनसाइड से आउटसाइड, पर ये लास्ट तक नहीं जाएगा। पर उसको पता है कि 0 से 23 के बीच में कोई रिक्वेस्ट है ही नहीं, तो मैं लास्ट टर्मिनल तक क्यों जाऊं सिलेंडर के, इससे मेरा अनावश्यक सीक टाइम बढ़ रहा है। लुक का मतलब ये ध्यान रखेगा, तो इसका ध्यान रखेगा कि भाई ठीक है 100 से आया, मैं 89 को सर्विस दे दी, 42 को दे दी, 23 को दे दी, पर मैं 0 के ऊपर क्यों जाऊं भाई? ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट तो है ही नहीं, तो यहीं से क्या कर देगा? वापस टर्न बैक कर देगा, है ना। फिर इसके बीच में जो भी अदर रिक्वेस्ट आ रही है उन सबको सर्विस करेगा। इससे आपका सीक टाइम क्या हो गया? 241। क्या हो गया? 241। अब नेक्स्ट जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो है आपकी सी लुक। बता सकते हैं आप सी लुक के अंदर क्या होगा? आराम से गेस कीजिए अब आप। सेम जो हमने स्कैन के अंदर देखा था ना, सेम इसके अंदर है। इन सी लुक शेड्यूलिंग द arms goes only as far as final request in each direction, then reverse direction immediately without going all the way to the end of the disk. ठीक है। When head reaches the other end, it immediately returns to the lowest cylinder request and without servicing any request on the return trip. क्या मतलब है? सेम मतलब है जो हमने देखा था। ये कहाँ जा रहा है? किसी भी एक साइड, है ना, यहाँ पे देखिए किसी भी एक साइड ही मूव करेगा, ठीक है। हाँ, तो हम मान लेते हैं हम कहाँ जा रहे हैं? इनसाइड से अब कहाँ जा रहे हैं? आउटसाइड की ओर जा रहे हैं। 53 से 65, 65 से 67, 98, 122, 124 और लास्ट कहाँ तक जाएंगे हम? 183। देखिए यहाँ पे क्या है? सी लुक है, सर्कुलर भी है और लुक भी है। सी क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पे सर्कुलर भी है और लुक भी है ना, सर्कुलर भी है और लुक भी है। लुक का मतलब क्या होगा? लास्ट तक नहीं जाएगा, नहीं गया भाई। और सर्कुलर का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे अगर हो गया तो वापस कहाँ करेगा? शुरू से स्टार्ट करेगा, तो यहाँ से शुरू किया। तो इससे आपकी सीक टाइम क्या निकल के आ गई? 322। क्या निकल के आ गई? 322। ओके, तो ये सारे के सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स है। यहाँ से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको यहाँ से सीक टाइम निकालना आना चाहिए। ओके, चलिए एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कंसिडर अ डिस्क क्यू विथ रिक्वेस्ट फॉर IO 2 ब्लॉक्स ऑन सिलेंडर 47, ये आपको दे रखी है। द सी लुक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज यूज्ड। कौन सी यूज की गई है? सी लुक। ओके, द हेड इज इनिशियली एट सिलेंडर नंबर 63 मूविंग टुवर्ड्स लार्जर सिलेंडर नंबर। देखिए दिया होगा क्लियर कि हेड को आपको किस तरफ मूव करना है। ऑन इट्स सर्विसिंग पास द सिलेंडर्स आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to 199। द टोटल हेड मूवमेंट इनकर्ड वाइल सर्विसिंग दिस रिक्वेस्ट इज। अब आपको क्या निकालना है? टोटल हेड मूवमेंट निकालना है, ध्यान रखना है। क्या निकालना है? टोटल हेड मूवमेंट, है ना, ये आपको निकालना है। चलिए इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। आपका जो ब्लॉक है वो कहाँ है? सबसे पहले हेड आर्म्स का आर्म आपकी कहाँ है? 63 पे, ये गिवन है ना। उसके बाद यहाँ पे जो भी नंबर उसको अरेंज कर रखा है और आपको जाना है छोटे से बड़े की ओर। तो इसको 87 को सर्विस किया, 92, 21, 70। अब देखिए आप मेरे को बताइए यहाँ पे जो एल्गोरिथम यूज़ की गई है वो कौन सी की हुई है? सर्कुलर लुक। तो क्या ये लास्ट तक जाएगा? लास्ट छोर तक सिलेंडर के? नहीं जाएगा, यहीं से टर्न कर लेगा। और सर्कुलर का मतलब वापस शुरू से स्टार्ट करेगा यहाँ से। तो इसका जो सीक टाइम क्या आ गया आपका? 346। कितना आ गया? 346। और आपको क्या पूछा गया? टोटल हेड मूवमेंट इन नंबर ऑफ सिलेंडर्स। तो हेड मूवमेंट यहाँ पे क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे सब बोल सकते हो आपके कितने हेड मूवमेंट हो गए? 8 हेड मूवमेंट हो चुके हैं। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो यहाँ आज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सिलेबस है वो पूरा ख़त्म हुआ, ठीक है। और बाकी कुछ चीज़ें जैसे यूनिक से लाइनिक से बची हुई है उसको हम क्वेश्चंस के थ्रू करने की कोशिश करेंगे। मैराथन क्लासेस मेरी आएगी, उसके थ्रू हम इनको सभी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट सब्जेक्ट के अंदर। थैंक यू।